हेलो दोस्तों, लू चलना और बिजली गिरने की घटना अक्सर समाचारों की सुर्खियां बनते रहते हैं। अब लू और बिजली गिरने की घटना से सिर्फ जान माल की हानि ही नहीं होती है, बल्कि स्वास्थ्य, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी ये घटनाएं गहरा असर डालती हैं। दरअसल हाल ही में इन घटनाओं के संबंध में ही एक बड़ा फैसला लिया गया है। भारत सरकार ने हीट वेव यानी कि लू चलने की जो घटना होती है और लाइटनिंग यानी कि बिजली गिरने की जो घटना है, उसको अब अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत शामिल कर लिया है। अब इसके अंतर्गत शामिल करने से क्या इंपैक्ट होने वाला है और साथ साथ इन घटनाओं से जो लोग प्रभावित होते हैं उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, आज इस वीडियो में समझेंगे और क्यों इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और समझते हैं इस पूरे के पूरे टॉपिक को। लू और बिजली गिरना प्राकृतिक आपदा अब घोषित हो गया है और इनकी संख्या कितनी हुई उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए कि आपके लिए 16 अगस्त तक एक सुनहरा अवसर है। फ्रीडम सेल के अंतर्गत हमारे स्टेट पीसीएस के सारे ऑनलाइन कोर्सेज पर आप पा सकते हैं 50% तक की छूट। इसके लिए आपको क्या करना है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक पर अपने हाथों को थोड़ी तकलीफ दीजिए, क्लिक करिए और उस लिंक तक पहुंच के इस अवसर का लाभ उठाइए। इसके अलावा आप चाहें तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर जिस भी कोर्स से संबंधित जानकारी आपको चाहिए उसको सर्च करिए, उसकी जानकारी आपको मिलेगी। फिर भी मन में अगर कोई सवाल हुआ तो आप हमें कॉल कर सकते हैं बिना संकोच के। 8750187501 हमारा नंबर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं खबर की। लू यानी कि हीट वेव और बिजली गिरना यानी कि लाइटनिंग, इन दोनों को अधिसूचित प्राकृतिक आपदा की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इससे क्या असर पड़ेगा, यानी कि किसी भी घटना को आधिकारिक रूप से ऐसी आपदा के रूप में मान्यता देना, नोटिफाइड नेचुरल डिजास्टर्स के रूप में मान्यता देना, इस लिस्ट में शामिल करने का मतलब होता है जिसके लिए अब निर्धारित सरकारी राहत वित्तीय सहायता जो है उस नियम के अंतर्गत ये आ गया है। यानी कि अब इसको निर्धारित सरकारी राहत वित्तीय सहायता दी जा सकेगी। और साथ साथ हम कहें तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अब ये अधिसूचित यानी कि जो भी नोटिफाइड नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उस लिस्ट में आ गया है। अब उस लिस्ट में आने के क्या फायदे होंगे, तो कोई भी जो राज्य डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होता है उस फ्रेमवर्क के तहत अब लू की घटना हो या बिजली गिरने की घटना हो, इनसे प्रभावित लोगों को अब सहायता पहुंचाई जा सकेगी। और ये कदम अगर हम कहें तो कैसे उठा है, तो यूं ही नहीं उठा है। इसके लिए जो पहले से ही आप देखेंगे जो 16वां वित्त आयोग था, तो 16वें वित्त आयोग में भी 16वें वित्त आयोग के तहत ही इसमें सिफारिश की जा रही थी, की गई थी कि ऐसा किया जाना चाहिए। और साथ साथ इसके लिए कुछ आंकड़े भी इशारा करते हैं, उसकी तरफ भी हम चलेंगे। तो महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से जो चरम मौसम की घटनाएं होती हैं, उन चरम मौसम की घटनाओं की जो आवृत्ति है यानी कि उसकी बारंबारता है वो बढ़ रही है, उसकी इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता बढ़ रही है। और अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल जब तक ये नहीं था, तो उसकी वजह से राज्यों के पास चाहे वो लू हो, चाहे वो हम कह सकते हैं कि बिजली गिरने की घटना हो, तो उसके तहत उतनी पर्याप्त राशि जो है राहत के कार्यों के लिए उपयोग नहीं हो सकती थी, उसकी अपनी सीमाएं थी। लेकिन अब इस लिस्ट में शामिल होने से क्या होगा, तो ये लाभ होने वाले हैं जिस पर हमारी चर्चा अगली होगी कि पहले जो अनुपलब्ध राशि है उसके उपयोग की अपनी जो सीमाएं थी, अब हम उससे आगे निकलेंगे। क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़ी घटनाओं की के कारण चाहे जो कमजोर वर्ग है, चाहे जो गरीब तबका है, चाहे जो सार्वजनिक हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, या आपदा प्रबंधन का पूरा इकोसिस्टम है, यानी कि आपदा प्रबंधन तंत्र हमारा जो है, वो अब वित्तीय सहायता जो है उसको ठीक तरीके से मिल पाएगी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत ये अब लागू हुआ है और इस निर्णय से ये सारे वर्ग प्रभावित अब होंगे, यानी कि उनको सहायता बेटर तरीके से मिलेंगी। अब क्या बदलाव होंगे, चेंजेस जिससे क्या होंगे, उस पर चर्चा करते हैं। दरअसल डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या? डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ यही नहीं हुआ कि किसी की मृत्यु हो गई तो आप उसको मुआवजा दे दिए। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपदा के इंपैक्ट को कम करना। और उसके प्रभाव को कैसे कम करेंगे, तो आपदा आने से पहले की तैयारी होगी, आपदा के बाद तुरंत जो प्रतिक्रिया होगी, और उसके बाद आपदा के बाद होने वाले जो क्रियाविधि हैं, ये तीनों ही स्टेज इसमें शामिल होते हैं। तो आपदा से पहले की तैयारी जिसको प्रिपेयर्डनेस कहते हैं, ठीक, यानी कि आपदा न आ पाए, उसकी अगर आए भी तो उसका इंपैक्ट ज्यादा ना हो, इसके लिए आपदा से पहले ही तैयारी कर ली जाए। आपदा के दौरान अगर कोई आपदा आ गई, मान लीजिए लू आ गया, लू का मौसम ही आ गया, तो उससे उस दौरान हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करें कि उसका इंपैक्ट कम पड़े। साथ साथ आपदा
से अगर वो आपदा लू अगर बहुत हम कह सकते हैं चरम मौसम गतिविधि के तौर पर ज्यादा टेम्परेचर आया, काफी दिनों तक रह गया, तो उसके लिए आपदा के बाद राहत और पुनर्वास की व्यवस्था हमारी कितनी बेटर है, यानी कि रिलीफ और रिहेबिलिटेशन कितना बेटर है, उस पर ध्यान देना। और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या होती है? ये होती है डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक, अब जैसे कि हीट वेव को ही ले लें, तो हीट वेव में जैसे मान लीजिए आपने कूलिंग सेंटर्स जो है स्थापित कर दिए, जगह जगह आपने क्या बना दिए? कूलिंग सेंटर्स बना दिए। अब ये कूलिंग सेंटर्स किसके अंतर्गत आएंगे? ये कूलिंग सेंटर्स आपके आएंगे आपदा से पहले, यानी कि मिटिगेशन कह सकते हैं हम, या प्रिपेयर्डनेस के अंतर्गत आएंगे। साथ साथ अर्ली वार्निंग जो सेंटर्स होते हैं, यानी कि पहले ही आप बता देंगे, अर्ली वार्निंग दे रहे हैं कि आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ सकती है। तो अर्ली वार्निंग सेंटर्स भी आपके किसके अंतर्गत आएंगे? तो वो भी प्रिपेयर्डनेस के अंतर्गत अंतर्गत आएगा, मिटिगेशन के अंतर्गत आएगा। ठीक, इसी तरह से जैसे आपने मान लीजिए कि जो आपके यहाँ जो ओआरएस उपलब्ध कराना हो गया, या जो आपके पास अस्पताल में बेड्स उपलब्ध कराना हो गया, ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये रिस्पांस के अंतर्गत आएगा। तो जैसे हॉस्पिटल हो गया, अस्पताल हो गया, अस्पताल में अगर आप सुविधाएं बढ़ा रहे हैं तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आ रहा है आपका रिस्पांस के अंतर्गत आ रहा है। ठीक, इस तरह से अलग अलग ये जो पूरी श्रेणी बनाई गई है कि आपदा से पहले आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, आपदा के समय आप रिस्पॉन्ड कितना बेटर कर रहे हैं, और बाद में ये पूरी चीज मिलाकर डिजास्टर मैनेजमेंट कहलाती है। अब 16वें वित्त आयोग की बात हो रही थी कि 16वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी इस चीज की, तो उसको भी समझ लीजिए कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो भी वित्तीय संसाधन होते हैं, उन वित्तीय संसाधनों के बंटवारे से संबंधित जो ये आयोग होता है, वित्त आयोग होता है, वो बताता है केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे बंटवारा किया जाए। इससे पहले भी इस तरह की आपदाओं के लिए, विशेष तौर पर लू और बिजली गिरने की आपदा के लिए 16वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी, और ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक, अनुच्छेद किस में इसका वर्णन है? कई बार ये चीजें बताई गई हैं, जरा कमेंट करके आप बताइए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि इससे क्या बदलेगा। तो एसडीआरएफ, आरएफ यहां पर देख रहे हैं, और एसडीएमएफ, इसके धन का उपयोग अब राज्य कर सकेंगे। यानी कि एसडीआरएफ यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स जो फंड है, उसका इस्तेमाल, यानी कि राज्य के पास जो डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड होता है, उसका इस्तेमाल अब राज्य कर सकेगा, लू के लिए भी और बिजली गिरने की घटना के लिए भी। अधिसूचित आपदाओं के लिए तत्काल राहत फंड जो बनाया गया है, जिसको एसडीआरएफ कहते हैं, जो राज्य का राहत फंड है, उसका उपयोग राज्य तो कर ही पाएगा। साथ साथ एनडीआरएफ, अगर राज्य के राहत फंड की इसमें कमी आएगी, तो ऐसी दशा में एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। केंद्र स्तर पर आपदा राहत का प्रमुख वित्तीय साधन माना जाता है। हम किसको मानते हैं? तो एनडीआरएफ को। साथ साथ एसडीएमएफ भी दिख रहा है। एसडीएमएफ क्या है? तो एसडीएमएफ को भी याद रखना है आपको, यानी कि इसमें जो मिटिगेशन फंड इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? मिटिगेशन फंड। यानी एसडीआरएफ जो होता है वो होता है आपका स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, और एसडीएमएफ जो होता है वो होता है स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, जो कि आपको बताया गया था। मिटिगेशन यानी कि प्रिपेयर्डनेस के लिए जो फंड होता है पहले के लिए, और रिस्पांस मतलब कि जो तुरंत उसको सहायता पहुंचाने के लिए होता है। ठीक, तो इन दोनों में अंतर आप समझते रहिएगा। तो इस धन का उपयोग अब स्टेट कर सकेगा, और अगर राज्य का फंड कम पड़ता है तो एनडीआरएफ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लू से जुड़ी राहत और परियोजनाएं आपदा राहत के तहत पात्र अब हो गई हैं, और पहले इसमें जो आपदाएं थी, इस लिस्ट में जो आपदाएं थी, यानी कि किस लिस्ट की बात हो रही है? अधिसूचित प्राकृतिक आपदा लिस्ट की बात हो रही है। नोटिफाइड नेचुरल डिजास्टर्स के अंतर्गत जो पहले शामिल आपदाएं थी वो कितनी थी? 12 थी। अब इसमें 2 और जुड़ गई हैं, तो इनकी संख्या कितनी हो गई है? 14 हो गई है। तो ये भी याद रखेंगे। और इससे लाभ किसको किसको पहुंचने वाला है? तो इससे राज्य जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्स तक पहुंच अपने सुनिश्चित करने के साथ साथ, इससे पीड़ित जो हीट एक्शन प्लान जो इसके लिए काम करता है उसको और मजबूत बनाएगा, और इससे पीड़ित जो बुजुर्ग हैं, विशेष तौर पर जो बच्चे होंगे, जो वल्नरेबल ग्रुप हमारा है, या विशेष तौर पर जो हम कह सकते हैं कि बाहर धूप में काम करना जिनकी विवशता है, हमारे जो वर्कर्स हैं जो डबल शिफ्ट में काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए टारगेटेड हम कह सकते हैं मेजर्स के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो कमजोर वर्ग, स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा प्रबंधन को अब बेहतर वित्तीय सहायता मिल सकेगी इस कदम से। तो सिर्फ इस लिस्ट में शामिल होने के क्या क्या फायदे हैं, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप और इस के माध्यम से समझ लीजिए कि राहत कार्यों के लिए धन का प्रवाह कैसे होगा। तो प्राथमिक स्रोत के रूप में क्या काम करेगा? एसडीआरएफ यानी कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड काम करेगा। और इसी तरह से एसडीएमएफ यानी राज्य आपदा शमन कोष, यानी कि स्टेट
डिजास्टर मिटिगेशन फंड, और राहत कार्यों के शमन के लिए अगर सीधा उपयोग इसका होता है, फंड कम पड़ता है, तो राज्य के पास उपलब्ध धनराशि पर्याप्त नहीं होगी, तो फिर एनडीआरएफ यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से भी यहाँ पर धन उपलब्ध होगा। तो इस तरह से अब वित्तीय जो हम कह सकते हैं बाधा, वो एक तरह से लू के लिए भी और साथ साथ हम कह सकते हैं कि बिजली गिरने के लिए भी समाप्त हो गई है। अब 14 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाएं, इसमें 2 नई जुड़ गई, एक लू जुड़ गया और एक बिजली गिरना जुड़ गया। बाकी कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर एक नजर डाल लीजिए। चक्रवात इसमें पहले से शामिल था, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, इसके अलावा भूस्खलन, हिमस्खलन, ठीक, बादल फटना, कीटों का हमला, पाला या शीतलहर, ये पहले से इसमें शामिल थे। तो भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, चक्रवात या तूफान, भूस्खलन, कीड़ों का हमला भी इसमें शामिल था, कीटों का हमला, और जंगल की आग, हिमस्खलन, ठीक, हिमस्खलन या भूस्खलन, शीतलहर या पाला पहले से इसमें शामिल थे। लू और बिजली गिरना शामिल होने के साथ साथ अब इनकी संख्या कितनी हो गई है? 14 हो गई है। ठीक है, तो चलिए अब अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं, और इसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह किसके ऊपर होगी? आपके ऊपर होगी। तो जवाब दीजिए इसका कि राज्य का आपदा राहत कोष अपर्याप्त होने पर किस कोष से सहायता मिल सकती है? विकल्प आपके सामने हैं, आरबीआई, पीएम केयर्स फंड, एनडीआरएफ या राज्य विकास कोष। तो इसका सही जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ध्यान रहे 16 अगस्त तक आप उठा सकते हैं फ्रीडम सेल के अंतर्गत हमारे ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक की छूट का लाभ। इसके लिए कॉल करिए 8750187501 पर। साथ साथ याद रखिए कि सुबह 9 बजे लेकर आते हैं आपके लिए हम लाइव सेशन करंट अफेयर्स के लिए, टारगेट यूपी पीसीएस को लेकर, लेकिन सभी एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स की तैयारी है उसको मजबूत बनाने के लिए वो सेशन लाभदायक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लड़ते रहिए और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।